एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। आज तक का सबसे महंगा पिज्जा कितने का खरीदा है? शायद आप मुझे बोलेंगे 500, 1000 या मे बी 2000। पर आई एम श्योर इससे महंगा पिज्जा आपने नहीं खाया होगा। पर अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक शख्स ने 2000 करोड़ रुपए का पिज्जा खरीदा था, तो आप शायद मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ये है लाज़लो हाइन, और शायद दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक होंगे। When I say Bitcoin, you say what? Pizza? बात दरअसल 2010 की है। लाज़लो ने क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट पर लिखा कि वो 2 पिज्जा खरीदना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है। पर इसके बदले में वो 10,000 बिटकॉइन देने को तैयार थे। बस फिर क्या, जेरेमी स्टोरमैन नाम के 19 साल के लड़के ने उन्हें 2 पिज्जा डिलीवर कर दिए और बदले में 10,000 बिटकॉइन ले लिए। ये फोटो है लाज़लो और उनके बच्चों की, वो 2 पिज्जा खाते हुए। पर उन्हें क्या पता था कि इस पिज्जा की हर बाइट उनके लिए फ्यूचर में बहुत कड़वी होने वाली है। आज उस 10,000 बिटकॉइन की कीमत 2,000 करोड़ रुपए है, और एक टाइम पर तो वो 5,000 करोड़ रुपए भी जा चुकी थी। बिटकॉइन जैसी और क्रिप्टो करेंसी के भी आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि डॉज कॉइन और इथेरियम। पर क्या है ये सभी? ये न्यूज़ में इतना सुनने में क्यों आते हैं? क्यों नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम को हिला कर रख देंगे? क्या क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कीम है? इंडिया में एक अनुमान के हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। तो क्या लीगल स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में? और क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है आपके लिए? आइए ये सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण है और मैं नेशनल यूनिवर्सिटी एनईजेस कैलकाटा का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं इस चैनल पे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लीगल कॉन्सेप्ट्स को इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये नॉर्मल करेंसी से कैसे डिफरेंट है। इसे जानने के लिए आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक नॉर्मल करेंसी की तरह ही है। इससे आप गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी को लोन दे भी सकते हैं, किसी लोन ले भी सकते हैं। पर ये हमारे इंडियन रुपये या यूएस डॉलर से थोड़ा डिफरेंट है। क्रिप्टो करेंसी को बोला गया है कि एक डिजिटल करेंसी है जो कि डिसेंट्रलाइज है, और इसका रिकॉर्ड एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसे हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, उस पर बेस्ड है। आइए इन सभी वर्ड्स को तोड़ के इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला, डिजिटल। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल यानी इसको फिजिकल फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन है और हमारे नॉर्मल करेंसी नोट्स की तरह नहीं है। सेकंड, डिसेंट्रलाइज, जिसका मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसकी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल नहीं करती है। हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो डिसाइड करता है कि एक टाइम पर कंट्री में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। जैसे कि इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्केट में मनी की सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। पर क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इन सबको रेगुलेट करने के लिए। तीसरा, ब्लॉकचेन। मानी ये एक डिजिटल लेजर है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक रिकॉर्ड बुक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन की नई एंट्री, जिसे हम टेक्निकल वर्ड्स में ब्लॉक बोलते हैं, वो बन जाती है। और जैसे जैसे नई ट्रांजैक्शंस होते हैं, ब्लॉक इसके साथ जुड़ते जाते हैं और एक लंबी सीरीज बन जाती है। इसका फायदा है कि हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाती है और आप और मैं उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसे और बेहतर समझने के लिए। मान लीजिए आप एक पेंटिंग खरीदते हैं ऑनलाइन। ये जानने के लिए अगर वो पेंटिंग ऑथेंटिक है या नहीं, आप उसके सभी पुराने ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले किसने और कितने में वो पेंटिंग खरीदी थी, उसके बाद वो पेंटिंग किसके पास की, और उस पेंटिंग का लास्ट ओनर कौन था। इस सब से आप अनुमान लगा सकते हैं अगर वो पेंटिंग ऑथेंटिक है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी के दो सबसे बड़े फायदे दिए जाते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। अनरेगुलेटेड होने के कारण सरकार या सेंट्रल बैंक इसकी वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली, बॉर्डरलेस होने के कारण आप दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हैं, और इस पर टैक्स या ट्रांजैक्शन रेट नहीं लगेगा जो नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर लगता है। दूसरा, इनहैंस सिक्योरिटी। जैसे कि हमने देखा है, क्रिप्टो करेंसी के सारे ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड है, जहाँ नॉर्मल करेंसी काउंटरफिट होने का खतरा रहता है, जैसे हमने रिसेंट सीरीज फर्जी में देखा था। ऐसा क्रिप्टो करेंसी में होना बहुत मुश्किल है। और तो और, एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऐसे 2 कंट्रीज हैं जिसमें बिटकॉइन एक लीगल टेंडर के तौर पर रिकॉग्निशन दे दी गई है। यानी कि इससे हर तरह के सामान सर्विसेज खरीदने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेयर ने भी रिसेंटली ये कहा था कि वो अपनी सैलरी बिटकॉइन में लेना शुरू करेंगे। पर अगर क्रिप्टो करेंसी के इतने फायदे हैं, तो क्यों नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से कम नहीं है? क्यों क्रिप्टो करेंसी ने वर्ल्ड लीडर्स के नाक में दम करके रखा है? इसके 2 मेन रीजन है, एनोनिमिटी और वॉलेटिलिटी।
क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क एनोनिमिटी पर बेस्ड है। अनलाइक नॉर्मल बैंक्स जहाँ पर हमें अकाउंट खुलाने के लिए अपना आधार, पैन या कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, क्रिप्टो करेंसी में से कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी इंसान बिना किसी आइडेंटिटी के इसे खरीद सकता है और उसे यूज़ कर सकता है। इसका सीधा फर्क पड़ता है कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ट्रांजैक्शंस जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये पता लगाना कि ये ट्रांजैक्शंस किसने की हैं ये ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाता है एनोनिमिटी के कारण। वॉलेटिलिटी की बात करें तो 2022 में जब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर गई थी तो लखनऊ में रहने वाले 19 साल के लड़के अंकित ने सुसाइड कमिट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने रातों रात 3.5 लाख रुपए क्रिप्टो ट्रेडिंग में गवा दिए थे। क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ही जल्द इसके प्राइसेस एकदम इंक्रीज हो सकते हैं या गिर सकते हैं। और इसका मेन रीजन है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करती है। और तो और नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन का मानना है कि केवल सेंटिमेंट्स के बेसिस पर ही इसकी वैल्यू में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि 2022 में इलॉन मस्क ने एक ट्वीट में लिखा कि वो मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील टीवी पर खाएंगे अगर मैकडॉनल्ड्स डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेगा। तो बस फिर क्या, इसी एक ट्वीट के कारण डॉज कॉइन की वैल्यू 10% तक इंक्रीज हो गई थी। वहीं एक 2021 के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनकी कंपनी टेस्ला अभी बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी पेमेंट के लिए। और जैसे आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, सिर्फ इस ट्वीट के कारण बिटकॉइन की कीमत 15% तक कम हो गई थी। और इसका सीधा असर पड़ता है अंकित और हम जैसे लोगों पर। और तो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बॉर्डरलेस फॉर्म ऑफ पेमेंट है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की कंट्रीज को मिलकर इस पर लॉ बनाना होगा। और हमें पता है कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से इतने बड़े इशू पर कंसेंसस लेके आना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जहां एल सल्वाडोर जैसे कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, वही कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना ने इस पर कंप्लीट बैन लगा दी है। पर इन सब के बीच में इंडिया का क्रिप्टो करेंसी पर क्या पोजीशन है? क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस अभी एक ग्रे एरिया में है, यानी इस पर ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ईयर 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को एक सर्कुलर के जरिए सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडर्स को सर्विस देने से बैन कर दिया था। हालांकि ईयर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवररूल कर दिया था, कहते हुए कि ये बैन अनरीजनेबल और प्रोपोर्शनल नहीं था। पर ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाया था, उन्होंने केवल बैंक्स को सर्विस देने के लिए मना किया था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर गाइडलाइंस ले डाउन नहीं की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। मोस्ट रिसेंटली ईयर 2022 और 23 के बजट में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाया था सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल डिक्लेयर कर दिया था सरकार ने। सरकार अभी भी विचार कर रही है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन करना चाहिए या इसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना चाहिए। कुछ लोग का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी की अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो कि ब्लॉकचेन है उसे यूज कर सकती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। आरबीआई ने इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिसेंटली ई रुपये जो कि डिजिटल करेंसी है उसे इनॉग्रेट किया। तो क्या लगता है आपको, क्या गवर्नमेंट को लीगल डिक्लेयर करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी पर, या कंप्लीट बैन लगाना चाहिए, या फिर एक मिडिल पार्ट होना चाहिए? आप इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। और आज के लिए इतना ही, मैं बहुत ही जल्द आपको एक और वीडियो मिलूँ। धन्यवाद।